हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शॉर्ट रिवीजन क्लासेस। सो आज है हमारी केमिस्ट्री की सेकंड क्लास। इससे पहले हमने करवा दिया है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, और मैं ये सब अपने नोट्स के थ्रू कवर करा रहा हूँ। इससे पहले जो मैंने चैप्टर कराया था, आपका फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशन रिएक्शन, उसमें मैंने कुछ पोल कंडक्ट कराया। मैं देखा कि बच्चों का क्या रिस्पॉन्स रहता है क्वेश्चंस के लिए, उन्होंने कितनी प्रैक्टिस कर रखी है पहले से। तो मैंने देखा कि देखो, द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट ब्लू है, वो कौन सा कलर हो जाता है जब उसमें आयरन डालते हैं। ये चैप्टर नंबर 1 में मैंने पढ़ाया है। तो मैंने जो जनरल, बिना जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है, वो कॉमन ग्रुप जो है हमारा, पेड ग्रुप के अलावा, उसमें मैंने डाला था ये पोल। तो उसमें मैंने देखा कि देखो 44% ने सिर्फ सही कराया कि ग्रीन कलर हो जाता है ना, ब्लू कलर से। तो ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब बच्चों को अभी पता नहीं है क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ग्रीन कलर जो कॉपर की है, उसमें देखो आप 61% बच्चों ने बोला SO2 होता है, जबकि ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, जो कि ये कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, जो आपके ग्रीन कलर होता है। ऐसे ही मैंने पूछा है प्रेसिपिटेट रिएक्शन को क्या बोलते हैं, तो 59-60% बच्चों का सही है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो आप देखिए कि मतलब आरआरबी अब कन्वेंशनल जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं पूछता है, अब वो थोड़ा सा डीप जाने लगा है। ठीक है, तो हम उसी हिसाब से तैयारी करेंगे, उसी हिसाब से हमें पढ़ना है। मैंने बताया था चैप्टर नंबर 1 जो मैंने केमिकल इक्वेशन, और ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इन दोनों को मिला के आरआरबी अच्छे से क्वेश्चन पूछता है। तो जब हमारा ये मेटल्स और नॉन मेटल्स हो जाएगा क्लियर, तो हमारा ऑलमोस्ट जो केमिस्ट्री का ये जो टॉपिक है ना, वो पूरा तब जाके हमारा कंप्लीट होगा। तो आरआरबी उससे बाहर बहुत कम ही जाएगा। मैंने काफ़ी ज़्यादा डीप में एनालिसिस करके बता रखा है। तो देखते हैं, बाकी स्टार्ट करते हैं, और आपको भी समझ आएगा कि हाँ, हमने काफ़ी ज़्यादा डीप में इस चीज़ को, कंटेंट को ले रखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स की डेफिनेशन क्या होगी? देखो, मेटल्स की डेफिनेशन होती है दोज एलिमेंट विच फॉर्म आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे सोडियम। आपको पता होना चाहिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, तो कितना है? 11। अब इसका जो आपका कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कितनी होगी? 281। तो अगर मैं बनाऊँ इसका कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले 2, फिर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर कितना आएगा? 1। अब इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? या तो 7 मिल जाए या 1 चला जाए। कौन-सा आसान है? तो ये आसान है कि 1 चला जाए। अगर 1 चला जाए मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है। तो जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे, जो अपने इलेक्ट्रॉन दे दे, वो क्या बन जाएगा? मेटल। इसीलिए सोडियम क्या होता है? मेटल होता है। तो इसलिए आपको ऐसे याद रखना है कि जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देता है वो क्या होगा? मेटल्स। इसी के साथ अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूँ, तो जो अपने इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो नॉन मेटल की डेफिनेशन क्या होगी? नॉन मेटल की जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, वो क्या बन जाएगा? वो नॉन मेटल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने बोला क्लोरीन। क्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी? 287। अगर मैं इसकी बनाऊँ तो क्या होगा? न्यूक्लियस, फिर कितना आएगा? 2, फिर कितना आएगा? 8, और फिर कितना आएगा? ऐसे 7। ये जो 7 आया है, अब इसको 7 चले जाएँ या तो, है ना, स्टेबल होने के लिए, या 1 आ जाए स्टेबल होने के लिए, तो 1 आ जाए इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो जो अपना इलेक्ट्रॉन गेन कर ले वो क्या बन जाएगा? नॉन मेटल। तो जो क्लोरीन है वो क्या हो गया हमारा? नॉन मेटल हो गया। तो ये होती है पहचान, या डेफिनेशन बोल लीजिए, कि मेटल्स और मेटल्स की, नॉन मेटल्स की डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, अब अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो मेटल्स जो होता है वो मेलेबल होता है। मेलेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है जिनको हम शीट्स में कन्वर्ट कर दें, है ना, जैसे एल्युमिनियम फॉयल वगैरह में शीट में कर देते हैं, तो वो होता है मेलेबिलिटी। मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, मतलब उनको हम वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, एक्सेप्ट लेड और मरकरी। जो लेड और मरकरी होता है वो आपका बैड कंडक्टर होता है हीट का। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं मेटल्स, एक्सेप्ट कुछ होते हैं, जैसे कि थोड़ा बहुत जो है ना, ये बैड कंडक्टर होता है बिस्मट, ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम लेता है, तो ये बैड कंडक्टर में आ जाता है, जबकि होता मेटल है। मेटल्स की जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, जैसे आपका आयरन हुआ 1500 के आसपास है ना? लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो हाथ पे रखने से पिघल जाते हैं। क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन-सा मेटल है जो हाथ पे रखने से पिघल जाएगा? हाथ का टेम्परेचर लगभग 28-30 डिग्री होता है, तो गैलियम हुआ आपका, है ना? 30 डिग्री पे पिघल जाता है। सीज़ियम मेटल हुआ, ये 28 डिग्री पे पिघल जाता है। इसके अलावा सोडियम हुआ, ये 98 डिग्री पे पिघल जाता है। पोटेशियम 64 डिग्री पे पिघल जाता है। तो ये ऐसे मेटल्स होते हैं जो मेल्ट हो जाते हैं कम टेम्परेचर पे। ज़्यादातर मेटल्स हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका। ठीक है, जो मेटल्स होते हैं ना वो ज़्यादातर सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लोहा हुआ, एल्युमिनियम हुआ, कॉपर हुआ, ये सब। लेकिन एक नहीं होता, कौन-सा नहीं होता? मरकरी। मरकरी क्या होता है? लिक्विड होता है आपका। मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं, सोनोरस मतलब जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? और मेटल्स जो होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक्सेप्ट कि Na और K। Na मतलब सोडियम, K मतलब पोटेशियम। इनको हम कट बाय नाइफ, हम इनको चाकू से भी काट सकते हैं। सही है, गंधक और पोटाश जिसको बोलते हैं। इसके बाद आती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल।
जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब जो केमिस्ट्री में मतलब केमिकली जो हमें पता लगता है कि मेटल है या मेटल जो है वो उनके साथ क्या मिलके क्या करेंगे, जैसे मेटल को ऑक्सीजन में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, तो ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है मेटल को मैंने ऑक्सीजन मिला दिया तब क्या होगा? आपको याद रखना है मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल में ऑक्सीजन मिलाकर मेटल ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है? मेटल ऑक्साइड। जैसे सोडियम में ऑक्साइड मिलाया, सोडियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम में मिलाया, एल्युमिनियम ऑक्साइड, कॉपर में मिलाया, कॉपर ऑक्साइड, जिंक में मिलाया, जिंक ऑक्साइड और आयरन में मिलाया, आयरन ऑक्साइड। अब ये ऑक्साइड बन गए, बहुत आसान है भाई, इनको मिला दिया ऑक्साइड बन गए। देखिए हमारे जो पेपर में आता है वो आता है इन ऑक्साइड्स के बारे में आता है कि इनकी रिएक्शन में क्या होगा। फॉर एग्जांपल इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है। पहली क्या है, जब मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो ज़्यादातर इनसॉल्युबल होते हैं पानी में, मतलब वो पानी में नहीं घुलते हैं। जैसे आपका आयरन ऑक्साइड है Fe2O3, ये नहीं घुलेगा, ठीक है? तो लेकिन अब ये घुलेगा नहीं तो क्या होगा? तो हम क्या करेंगे कि कुछ-कुछ घुल जाते हैं। कैसे? जैसे आपके ज़्यादातर नहीं घुलते हैं लेकिन कुछ-कुछ घुल जाते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। वो क्या बनाएँगे? वो बनाएँगे एल्कली। क्या बनाएँगे? एल्कली। और एल्कली क्या होता है? अभी याद रखिएगा कि वाटर सॉल्युबल बेस, वो बेस बनाएँगे वाटर सॉल्युबल बेस जो पानी में घुल जाएँ, ठीक है? तो इसका मतलब मेटल ऑक्साइड पानी में नहीं घुलते हैं, याद रखना है, लेकिन कुछ घुल जाते हैं जो क्या बनाएँगे? एल्कली बनाएँगे, मतलब वाटर सॉल्युबल बेस बनाएँगे, ठीक बात है। फॉर एग्जाम्पल Na2O, ये क्या है? सोडियम ऑक्साइड, इसको मैं पानी में मिलाऊंगा, क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा? बेसिक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? बेसिक प्रॉपर्टी होती है। ऐसे ही दूसरा होता है कि आपका एसिडिक है, क्या कहते हैं? K2O, मतलब पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड अगर मैं पानी में मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेसिक होता है। तो इसका मतलब ये है मेटल ऑक्साइड ज़्यादा पानी में नहीं घुलते हैं, कुछ घुल जाते हैं, तो जो घुल जाते हैं वो एल्कली बना लेते हैं, ठीक है? अब क्या है, कुछ मेटल ऑक्साइड होते हैं जो एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और बेसिक भी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आरआरबी स्पेशल है, ये पूछता है आरआरबी खूब कि जो मेटल ऑक्साइड एसिडिक प्रॉपर्टी और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों शो करे, है ना, उन मेटल ऑक्साइड्स को बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल देखो, ये एक मेटल ऑक्साइड है, इसको बोलते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या है ये? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये आपका HCl क्या है? ये एक एसिड होता है। अगर मैंने एल्युमिनियम ऑक्साइड को एसिड में डाल दिया तो क्या होगा? ये बनेगा एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड। और साथ में क्या निकलेगा? वाटर। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तब आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, चल क्यों नहीं रहा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझ जाइएगा, है ना, जिसको आप बोलते हैं एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनाते हैं? एसिड प्लस बेस मिलके बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। अब ध्यान से देखना, ये जो मेटल ऑक्साइड है आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसको मैंने एसिड में मिलाया तो क्या बना? एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड एक क्या है? सॉल्ट है। और यहाँ पर साथ में क्या मिला? वाटर। इसका मतलब कि अगर मैं एसिड में मेटल ऑक्साइड को मिला रहा हूँ तो तब भी मुझे सॉल्ट और वाटर मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है वो कैसे ट्रीट हो रहा है? वो ट्रीट हो रहा है बेस की तरह। तो एसिड प्लस बेस मिलकर सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड में बेसिक की प्रॉपर्टी है, ठीक है? अब दूसरा देखो, एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसको मैंने मिलाया बेस में, है ना? क्या मिला? ये मुझे मिला सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट। अब सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर, ये सोडियम एल्यूमिनेट है, ये भी एक सॉल्ट है, और साथ में क्या मिला? वाटर मिला। तो इसका मतलब ये हो गया, जब मैंने बेस में मेटल ऑक्साइड मिलाया तब भी मुझे सॉल्ट प्लस वाटर मिला। इसका मतलब ये कैसे शो हो रहा है? ये आपका सॉरी, ये आपका एसिड की तरह शो हो रहा है। कैसा शो हो रहा है? एसिड की तरह शो हो रहा है। इसका मतलब कि Al2O3 मेटल ऑक्साइड जो है वो आपको बेस की तरह भी हो रहा है पहले, अगर मैं एसिड में मिलाऊंगा, और बेस में मिलाऊंगा तो वो एसिड की तरह शो हो रहा है, एसिड में मिलाऊंगा तो बेस की तरह शो हो रहा है, ठीक है? तो ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अगर नहीं आया समझ में तो दूसरा एग्जांपल देखो। देखो ये है जिंक ऑक्साइड, ये क्या है? ये एक मेटल ऑक्साइड है, ठीक है? अब ध्यान से समझना। अब ये है आपका एसिड HCl, है ना? जिंक क्लोराइड, ये क्या है? एक सॉल्ट है प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर मुझे कब मिलता है? जब मैं एसिड प्लस बेस को मिलाता हूँ। इसका मतलब ये कैसे एक्ट करेगा? ये एक्ट कर रहा है एज अ बेस, किसके साथ? एसिड के साथ मिलके, ठीक है? अब मैं यहाँ पर आता हूँ, जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड क्या है आपका? मेटल ऑक्साइड है। NaOH क्या है आपका? NaOH एक बेस है। ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है सोडियम जिंकेट। क्या बन रहा है? सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, जो कि क्या है? एक सॉल्ट है, और साथ में क्या मिल रहा है? वाटर मिल रहा है, H2O। तो सॉल्ट प्लस वाटर कब मिलता है? जब मैं एसिड प्लस बेस मिलता हूँ। अगर NaOH बेस है तो इसमें ये कैसे एक्ट करेगा? ये एक्ट करेगा अब एक्ट एज एसिड। इसका मतलब जो जिंक ऑक्साइड है वो एसिड के साथ तो बेस की तरह एक्ट कर रहा है, और बेस के साथ
एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। अब आया समझ में? तो अगर जो मेटल ऑक्साइड्स एसिड के साथ बेस के करते हैं, बेस के साथ एसिड के करते हैं, उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। पेपर में आया हुआ है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन-कौन से हैं इसमें से? तो आपको याद रखना है ZnO और Al2O3 ये दोनों आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, ठीक है? तो पहली रिएक्शन समझ में आ गई। केमिकल प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझना, डीप में समझना बहुत काम की चीज़ है। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहले आ गई रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। उसके बाद जब मेटल ऑक्साइड बन जाएगा तो उसमें 2 प्रॉपर्टी शो होंगी। मेटल ऑक्साइड को पानी में मिलते नहीं है, लेकिन कुछ मिल जाते हैं जो बनाते हैं आपका एल्कली। इसके बाद आपने पढ़ा कि जैसे कि पोटेशियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड ये एल्कली बनाएंगे। लेकिन फिर आपने पढ़ा कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिड के साथ मिलेंगे तो बेस की तरह एक्ट करेंगे, बेस के साथ मिलेंगे तो एसिड की तरह एक्ट करेंगे और बनेंगे क्या? बनाएंगे वो सॉल्ट प्लस वाटर। और ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ये आपने समरी समझ ली। और कौन कौन से एग्जाम्पल है? Al2O3 है और ZnO है, ठीक है? ये आपका हो गया पहली केमिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद दूसरी आती है, अगर मैं मेटल को पानी में मिला दूंगा तो क्या होगा? जैसे ही मैंने मेटल को पानी में मिलाया ये बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। और एक गैस निकलेगी, बहुत ध्यान से सुनना, जब भी मैं मेटल को वाटर में डालूंगा तो एक गैस हमेशा निकलेगी। कौन सी होगी वो? H2 होगी। कौन सी होगी? हाइड्रोजन। अब देखिए, अब इसमें बहुत काम किया, हम डीप केमिस्ट्री जा रहे हैं। सब मेटल्स लाइक सोडियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, इवन आग लगा देते हैं H2 की वजह से। जैसे सोडियम को मैं पानी में डालूंगा तो क्या होगा? NaOH बनेगा, है ना? और साथ में H2 गैस निकलेगी। ये H2 गैस और ये हीट निकलेगी। हीट निकलेगी तो आप कहोगे भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये भी याद रखना, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था अभी केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास में, कि जहाँ पर हीट निकलती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। हाइड्रोजन गैस निकली, उसके बाद पोटेशियम है, उसको मैंने पानी में डाला, KOH बना, H2 है और हीट निकली। ये भी कैसी हो गई? एक्सोथर्मिक हो गई। इसका मतलब, और ये साथ में क्या होगा? ये हाइड्रोजन गैस इसके साथ मिलकर जला देगी ये इसको, जो भी आपका बनेगा NaOH, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप सोडियम या पोटेशियम को पानी में डालते हो वो आग लग जाती है। इवन सोडियम और पोटेशियम इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि वो हवा में भी आग पकड़ लेते हैं। इसलिए हम उसको किस में रखते हैं? तो केरोसिनॉल में रखते हैं। ये भी पेपर में आया हुआ है, ये भी RRB का क्वेश्चन है कि भाई कौन से मेटल को केरोसिन में रखते हैं, कि क्यों रखते हैं? ये भी रीज़न आता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है? इसके बाद कैल्शियम जो होता है, पोटेशियम और सोडियम के बाद एक कैल्शियम होता है मेटल, वो थोड़ा लेस वायलेंट होता है। वो करेगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन ही निकालेगा, लेकिन आग नहीं निकालता है, हीट नहीं निकालता ज़्यादा, तो जिसका आंसर आग नहीं लगती है, ठीक है? तो अगर आप कैल्शियम को मिलाओगे, मेरा चौक वाला जो होता है कैल्शियम, उसको पानी में मिलाओगे घुल जाएगा, थोड़ा पानी गर्म हो जाए, वो थोड़ा सा हल्का सा हाइड्रोजन गैस निकलेगी, थोड़ा बहुत गर्म होगा लेकिन जलाएगा नहीं, ठीक है? लेकिन अगर जैसे कि एल्युमिनियम हुआ या आयरन हुआ, वो जो होते हैं ना, उनके हाइड्रोक्साइड नहीं बनता है, वो पानी में नहीं घुलते। देखो, लोहे को आप पानी में डालोगे, घुलेंगे? नहीं घुलेंगे। लेकिन अगर आप स्टीम के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो रिएक्ट कर जाएंगे, वो आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे, वो आपका आयरन हाइड्रोक्साइड बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहीं पे लिखा हुआ है कि AlFe डू नॉट फॉर्म हाइड्रोक्साइड एज देयर ऑक्साइड्स आर नॉट सॉल्युबल। वो सॉल्युबल नहीं होते हैं, लेकिन वो रिएक्ट कर जाते हैं स्टीम के साथ और हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एल्युमिनियम और पानी को मिलाया, मतलब स्टीम में मिलाया, है ना? तो क्या बन गया? Al2O3 बन गया। आयरन को मिलाया, क्या बन जाएगा? Fe3O4 बन जाएगा। गैस हमेशा याद रखिएगा हाइड्रोजन निकलेगी, और इसको जब हम टेस्ट करते हैं तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है? पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। ये भी आपको याद होना चाहिए। हमने ये चैप्टर नंबर 1 मतलब केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, ये सेकंड क्लास चल रही है, ठीक है? अगर मैं पानी में मिलाता हूँ मेटल्स को तो उनकी रिएक्टिविटी, कौन ज़्यादा रिएक्ट करेगा, कौन कम रिएक्ट करेगा? तो सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगा Mg, उसके बाद रिएक्ट करेगा एल्युमिनियम, फिर करेगा जिंक और उसके बाद करेगा आयरन। ये भी आपको याद रखना है। रिएक्टिविटी सीरीज के अलावा ये भी पेपर में पूछा जा सकता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है? अच्छा, जो मेटल्स होते हैं लेड, सिल्वर, गोल्ड, वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, वो इवन पानी के साथ क्या स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन आयरन और मैग्नीशियम, जिंक, एल्युमिनियम स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। कैल्शियम रिएक्ट करता है लेकिन आग नहीं लगाता। पोटेशियम और आपका सोडियम आग भी लगा देते हैं। ये हो गई आपकी सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी, जिसको बोलते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकालेगी? हाइड्रोजन। तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी होती है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। अब मैं मेटल को एसिड में डाल दूंगा। पहले मैंने ऑक्सीजन में मिलाया, उसके बाद मैंने पानी में मिलाया, अब मैं एसिड में मिलाऊंगा। जब मैं एसिड में मिलाऊंगा ना तो सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखा, मैंने जिंक लिया, HCl एसिड लिया, तो क्या बन जाएगा? ZnCl2। ये बना एक सॉल्ट और ये बना हाइड्रोजन गैस हमेशा निकलेगी। ये बना जिंक, इसको मैंने H2SO4 में लगाया, क्या बना? ZnSO4 प्लस H2। अब ध्यान से देखना, ये जो सॉल्ट बना है ना दोनों, ये सॉल्ट होता है पॉइजनस। कैसा होता है? पॉइजनस, ठीक है? अच्छा, अगर ये सॉल्ट पॉइजनस होते ना तो इसी मारे मेटल, ये मेटल है मान लो,
है ना, मेटल, मेटल डाइल्यूट एसिड, मैंने अचार ले लिया, पिकल ले लिया, है ना, जो अचार होता है उसमें एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है विनेगर के मारे, है ना, तो अब अचार को मेटल में रखूँगा तो क्या होगा, पॉइजनस सॉल्ट बनेगा। इसीलिए हम कभी भी देखा होगा जो अचार है वो हम या तो कांच के उसमें रखते हैं या फिर जो मिट्टी, चीनी मिट्टी के बर्तन आते हैं ना, उसमें रखते हैं, सिरामिक में रखते हैं, तो इसी में रखते हैं, क्योंकि अगर हम मेटल में रखेंगे तो पॉइजनस सॉल्ट होगा। इसीलिए जो आपका कर्ड होता है, कर्ड कौन सा होता है, उसमें होता है लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड होता है कर्ड में, लैक्टिक एसिड। उसको हम लोहे के उसमें, मेटल के उसमें जमाते नहीं है, हमेशा किसमें जमाते हैं, अच्छा क्या होता है, मेटल का जो घड़ा जो होता है, मिट्टी का घड़ा, उसमें जमाना चाहिए दही को, है ना। क्यों, अगर हम मेटल में जमाते हैं तो वो जो सॉल्ट बनेगा, उसमें एक सॉल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, वो कैसा होगा, पॉइजनस होगा, साथ में कौन सी गैस निकलेगी, H2 गैस निकलेगी। तो हमेशा मिट्टी के बर्तन में ही जमाना चाहिए, दूध वगैरह मिट्टी के बर्तन में रखना चाहिए, क्योंकि उनमें एसिड होता है। ठीक है, तो ये बात पहले के ज़माने में हमारे ऐसा रखते थे। ठीक है, अब H2 गैस डज नॉट इवॉल्व। देखो ज़्यादातर एसिड में जब भी आप मेटल मिलाओगे हमेशा H2 गैस निकलेगी ही निकलेगी, बहुत ध्यान से सुनना। लेकिन नाइट्रिक एसिड में मिलाओगे तो नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। क्यों नहीं निकलती है, अपने दिमाग में बिठा लेना कि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज कर देगा हाइड्रोजन को और खुद रिड्यूस हो जाएगा, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिला के क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, और ये वाटर निकालेगा। ठीक है, इसका मतलब ज़्यादातर मेटल्स एसिड में मिलके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन नाइट्रिक एसिड में आपका एसिड में मेटल मिलेगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बट ध्यान से सुनिएगा, बट अगर मैंने नाइट्रिक एसिड में मेटल ले लिया Mg और Mn, मैग्नीशियम या मैग्नीज, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। स्टेटमेंट सुनना, बहुत ध्यान से सुनना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादातर मेटल्स एसिड में मिलेंगे तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन अगर वो मेटल नाइट्रिक एसिड में मिल गया तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी, क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन अगर वो मेटल आपका Mg या Mn है तो नाइट्रिक एसिड में भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, कोर केमिस्ट्री एकदम। अच्छा, इट ऑक्सीडाइज H2 एंड प्रोड्यूस H2O। देखो मेटल में मैंने HNO3 मिलाया तो क्या होगा, H2 की जगह H2O बन जाएगा। ठीक है, और एक सॉल्ट निकलेगा साथ में, या तो NO2 निकलेगा या N2O निकलेगा, है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह निकलेगी, और साथ में पानी बन जाएगा, वो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। लेकिन अगर आपका मेटल हुआ मैग्नीशियम या मैग्नीज, तो एसिड में HNO3 में मिलाया तो आपका सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा, तब ऑक्सीडाइज नहीं होगा। Mn और Mg ऑक्सीडाइज नहीं होने देंगे उसको। ठीक है, आ गया समझ में। तो देखो ये पूरा याद रखना है, बहुत काम की चीज़ है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ये भी आया हुआ है पेपर में, ये भी आया हुआ है पेपर में, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं जो आपको PDF प्रोवाइड करूँगा उसमें मैं मार्क करके दूंगा आपको कि ये PIQ में आ रखे हैं। ठीक है, फिर आता है एक्वारीजिया। एक्वारीजिया क्या होता है, ये भी आ रखा है पेपर में। अब ये एक फ्रेशली प्रिपेयर मिक्सचर है जिसमें एक पार्ट तो होता है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का। मतलब अगर मैंने नाइट्रिक एसिड 1 किलो ले लिया, 1 किलो, है ना, तो मुझे HCl कितना लेना पड़ेगा, मुझे HCl लेना पड़ेगा 3 किलो। तब जाके जो मेरा सॉल्यूशन तैयार होगा वो सॉल्यूशन कितना होगा, 4 किलो होगा टोटल। वो 4 किलो सॉल्यूशन का नाम होगा एक्वारीजिया। क्या होगा, एक्वारीजिया। अच्छा, ये जो एक्वारीजिया होता है ना, ये कोई भी मेटल हो, इवन गोल्ड वगैरह, पोटेशियम वगैरह, कुछ भी डाल दो उसमें वो पिघल जाएंगे। सही है, और पिघल के उसमें मिक्स हो जाएंगे। तो एक्वारीजिया बहुत पावरफुल एसिड बन जाता है, मेरा सॉल्यूशन बन जाता है, जो किसी को भी डिसॉल्व कर देगा। तो ये पेपर में पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये जो रेशियो है ये भी पेपर में पूछा गया है RRB में। तो अब आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि ये पेपर में बाकी मार्क करके दे दूंगा। अब आते, ये हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म। मेटल्स में इतनी ही प्रॉपर्टीज़ है। अब आते हैं नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल्स क्या होंगे, मैंने आपको बता दिया, जो अपने इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले वो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन वगैरह हमने पढ़ा अभी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये ज़्यादातर सॉलिड और गैस होते हैं, एक्सेप्ट ब्रोमीन। आया हुआ क्वेश्चन है, ब्रोमीन जो होता है वो ज़्यादातर लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, और होता नॉन मेटल है। ठीक है, दे आर बेटर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या करता है, कंडक्ट कर लेता है इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, ग्रेफाइट बनता है किससे, एलोट्रॉप किसका है, ये हम कार्बन चैप्टर में पढ़ेंगे। कार्बन का, किसका है, कार्बन का। अच्छा, अब ये नॉन डक्टाइल होते हैं कि ये आपको थिन शीट में नहीं बन सकते हैं, एक्सेप्ट वापस से ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को हम शीट में बना सकते हैं, ग्रेफीन की शीट बोलते हैं इसको। ठीक है, कर सकते हैं। अब इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, आराम से पिघल जाते हैं। ये ब्रिटल होते हैं, तोड़ने पे मतलब गिरने पे
टूट जाते हैं, तोड़ना आसान है, ठीक है? ये याद रखिएगा। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, सप्लाई नहीं करते हैं, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं तो हाइड्रोजन गैस वगैरह में रिड्यूस नहीं होगा कोई भी चीज़। अगर कोई भी चीज़ रिड्यूस ही नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं तो कोई भी चीज़ कैसे एक्सेप्ट करेगी? कोई एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो कुछ बनेगा नहीं। तो इसीलिए इनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत कम होती है, एक ही प्रॉपर्टी होती है। अगर मैंने कार्बन एक नॉन मेटल है, अगर मैंने कार्बन को कंबशन करा, ऑक्सीजन करा, जलाया या ऑक्सीजन दी, तो वो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। जला दिया तो इसका मतलब क्या है? जलाना किसके प्रेजेंस में जलता है? ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है? तो मतलब नॉन मेटल को मैंने ऑक्साइड में मिलाया तो क्या बन जाएगा? नॉन मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, नॉन मेटल ऑक्साइड। ये याद रखना है आपको, ठीक है? अब जो हमने मेटल्स है ना, जो हमारे मेटल्स होते हैं, जैसे आपका मरकरी हुआ, लेड हुआ, तो इन सबको हम निकालते कैसे? ये अर्थ की क्रस्ट पे पाए जाते हैं, तो ये निकालते कैसे? हर मेटल का अलग अलग तरीका होता है निकालने का। जैसे जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, जो किसी के साथ भी एकदम से रिएक्ट कर जाएंगे, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनको हम निकालते हैं इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से। कौन से मेथड से? इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से। जो मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं, जैसे आपका जिंक हुआ, आयरन हुआ, लेड हुआ, उनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। पहले हम रिडक्शन करेंगे, फिर हम स्मेल्टिंग करेंगे, और साथ में एक प्रोसेस और भी कर सकते हैं, उसका नाम है थर्मिट प्रोसेस। बहुत काम का, आरआरबी का फेवरेट, ठीक है? तो ये भी कर सकते हैं। जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, इनको हम सेल्फ रिडक्शन कर देते हैं, मतलब सीधे सीधे हीट कर देते हैं, और वो अपने आप मेटल्स अलग हो जाते हैं, इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाती है। जो मेटल्स में इम्प्योरिटीज़ होती है उनको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं, और हमें प्योर मेटल मिल जाता है, ठीक है? जो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे सोना हुआ, इनकी खदानों में ही सोना हुआ, वो कॉपर, वो सॉरी प्लेटिनियम हुआ, गोल्ड हुआ, वो उसमें सिल्वर हुआ, ये सब, ठीक है? तो मेटल्स को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हाईली रिएक्टिव मेटल्स, उनका अलग तरीका है। मॉडरेट वो रिएक्टिव मेटल्स, उनका अलग तरीका है। लेस रिएक्टिव मेटल्स, उनका अलग तरीका है। और जो वेरी लेस है वो तो अपने आप फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है? तो ये हमने पढ़ लिया। मिनरल्स क्या होते हैं? जो अर्थ की क्रस्ट पे पाए जाते हैं नेचुरली। और ओर्स होते हैं जिनको अपने प्रॉफिट के लिए निकालें, ये याद रखिएगा। जिनको अपने फायदे के निकालते हैं वो क्या होते हैं? ओर्स होते हैं। जिनको हम अर्थ की क्रस्ट से निकालते हैं वो सब क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं, ठीक है? अब पढ़ते हैं, सबसे पहले लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। जैसे लो रिएक्टिव मेटल्स में हम किसको वो क्या करेंगे? निकालेंगे। जैसे हमारा Hg हुआ, मरकरी। ये मरकरी है ना, इसके साथ एक गंदगी जुड़ी होती है जो होती है सल्फर की। किसकी? सल्फर की। ऐसे ही कॉपर होता है, कॉपर में भी सल्फर होता है। तो ये सल्फर को हमें निकालना होता है, हटाना होता है। ये हटाने के बाद ऐसे ही हमारा लेड होता है। ये हटाने के बाद हम क्या करते हैं? प्योर हमें मेटल चाहिए होता है, तो इसको हम करते हैं बाय सेल्फ रिडक्शन। बाय सेल्फ रिडक्शन मतलब इसको हम, लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, आप हीट करोगे, हीट करने पे वो ऑक्सीजन को ऐड करोगे, मतलब तो ऑक्साइड में बन जाएगा। ऑक्साइड में बन के हम वापस से हीट कर देंगे, वो टूट के प्योर मेटल मिल जाएगा। कैसे? समझते हैं। तो इसमें ना हम एक मेटल ले लेते हैं, सिन्नाबार। इस सिन्नाबार से समझते हैं, ध्यान से देखना। सिन्नाबार में जो होता है ना, वो होता है, सिन्नाबार बना होता है आपका HgS, मतलब आपका मरकरी सल्फाइड। पेपर में ये आया हुआ क्वेश्चन है कि सिन्नाबार किसको बोलते हैं, या फिर HgS का फॉर्मूला क्या है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि मरकरी सल्फाइड को बोलते हैं सिन्नाबार। अब सिन्नाबार जो होता है उसको मैंने हीट करा। हीट करूँगा तो मुझे हीट करने के लिए क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चलेगी। ऑक्सीजन के बिना आग नहीं लग सकती है, तो हमें ऑक्सीजन ऐड हो गई। जैसे ही इसमें ऑक्सीजन ऐड होगी, तो जो सल्फर है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा। क्या बना देगा? सल्फर डाइऑक्साइड। और Hg के साथ क्या मिल जाएगा? ऑक्साइड। तो हमने अब ये जो हमारा ओर था, इसको हमने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर दिया। क्यों कर दिया ऑक्साइड में कन्वर्ट? क्योंकि ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन होती है उसको हटाना हमारे लिए बहुत ईजी होता है। कैसे? हमने इसको वापस से हीट करा। जैसे ही मैं वापस से हीट करूँगा तो जो ऑक्साइड्स है वो ऑक्सीजन की फॉर्म में बाहर आ जाएगी, और हमें क्या मिलेगा? प्योर Hg मिलेगा, प्योर मरकरी मिलेगा, ठीक है? क्रूड मेटल मिलेगा प्योर। तो ऐसे हम सेल्फ रिडक्शन, मतलब लो रिएक्टिविटी में सेल्फ रिडक्शन से कर पाते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल, कॉपर ग्लैंस। ये भी पेपर में आया हुआ है। कॉपर ग्लैंस का फॉर्मूला क्या होता है? Cu2S, कॉपर सल्फाइड। इसी को हम कॉपर पायरेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉपर पायराइट। अब कॉपर पायराइट जो होता है उसमें हमने क्या करा? वापस से उसको हीट करा। जैसे ही हमने उसको हीट करा तो क्या हुआ? ऑक्सीजन ऐड हो गई। ऑक्सीजन ऐड हो गई तो ऑक्सीजन किसके साथ मिल गई? सल्फर के साथ। तो बन गया सल्फर डाइऑक्साइड, और कुछ ऑक्सीजन कॉपर के साथ मिल गई, ये बन गया Cu2O। क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड है ना, ये थोड़ा ढीट होता है। ये आप वापस से हीट करोगे तो सिंपल सिंपल ऑक्सीजन नहीं निकालता। तो हम क्या करते हैं? इसमें वापस से कॉपर ग्लास मिला देते हैं, वापस से कॉपर सल्फाइड मिला देंगे। जैसे ही हमने कॉपर सल्फाइड वापस से मिलाया तो इसमें जो एस है वो वापस एस ओ से साथ मिलेगा, ओ के साथ मिलके क्या बन जाएगा? SO2 बन जाएगा, और हमें वापस से क्रूड मेटल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कॉपर मिल जाएगा, प्योर कॉपर, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल तीसरा सेम प्रोसेस है, गैलेना। ये भी पेपर में आया हुआ है। गैलेना का फॉर्मूला क्या होता है? PbS। केमिकल जो फॉर्मूला होता है वो होता है PbS। अब लेड में Pb मतलब लेड, लेड के अंदर सल्फर की इंप्योरिटीज होती है। तो इसको मैंने हीट करा। हीट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? ऑक्सीजन
ऑक्सीजन ऐड करना पड़ेगा। ऑक्सीजन ऐड हुआ तो क्या हुआ, ये जो ऑक्सीजन है ये सल्फर के साथ मिल गया तो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, और कुछ ऑक्सीजन लेड के साथ मिल गया, क्या बन गया, लेड मोनोऑक्साइड। क्या बन गया, लेड मोनोऑक्साइड। लेड मोनोऑक्साइड। अब ये जो लेड मोनोऑक्साइड है ये भी हीट होता है, ये आप सीधे सीधे हीट करोगे तो ये नहीं निकलेगा ऑक्सीजन इसमें से, लेकिन मैंने वापस से इसमें क्या मिलाया, गैलेना मिला दिया, वापस से PbS मिला दिया। जैसे ही मैं मिलाऊंगा तो जो S है वो O के साथ मिलेगा, क्या बन जाएगा, SO2, और मुझे प्योर लेड मिल जाएगा, मतलब प्योर क्रूड मेटल मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि लो रिएक्टिव मेटल्स में हम तीन तीन मेटल्स होते हैं जिनको हम लो रिएक्टिविटी सेल्फ रिडक्शन मेथड से निकालते हैं। कौन से निकालते हैं, सेल्फ रिडक्शन मेथड। अब देखो इसमें क्या रहेगा, ट्राई टू रिमूव एनी इम्प्योरिटीज विद ऑक्साइड। हम इसमें क्या करते हैं, ऑक्साइड मिला देते हैं। क्यों, ऑक्साइड ईजी होता है हमारे लिए रिमूव करने के लिए और हमें प्योर मेटल आराम से मिल सकता है। तो सिन्नाबार में मैंने हीट करा, ऑक्सीजन के साथ बन गया वो, मतलब HgS से HgO बन गया, फिर मैंने वापस से हीट कर दिया, Hg अलग हो गया, O अलग हो गया। कॉपर ग्लास में मैंने कॉपर सल्फाइड था उसमें मैंने जला दिया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। कॉपर ऑक्साइड हीट होता है, खुद से ऑक्सीजन नहीं निकलती है, तो मैंने इसमें वापस से कॉपर ग्लास मिला दिया। जब मैं वापस से कॉपर ग्लास मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा, प्योर मुझे कॉपर मिल जाएगा। इसके बाद गैलेना में मैंने जलाया, ऑक्सीजन मिल गया, मतलब ऑक्साइड बन गया, ये गैलेना का मतलब लेड का। अब ये लेड ऑक्साइड हीट होता है, इसमें मैं वापस से गैलेना मिलाऊंगा तो इस गैलेना का सल्फर होता है वो ऑक्सीजन को ले लेगा और हमें लेड प्योर मिल जाएगा। ठीक है, अब ये भी याद रखना है, इनडिजायरेबल इम्प्योरिटीज़ होती है जो सॉइल वगैरह में पाई जाती है, थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह, करंट वगैरह, जो आपके मेटल्स के अंदर मिले होते हैं उसको हम बोलते हैं गॉज। क्या बोलते हैं, गॉज, या फिर बोलते हैं मैट्रिक्स। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। अब मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स होते हैं, जैसे जिंक हुआ हमारा, आयरन हुआ, क्रोमियम हुआ, इनको कैसे निकलते हैं, RRB स्पेशल। RRB है ना, ये मेटल्स नॉन मेटल्स को केमिकल इक्वेशन के साथ मिला के पूछता है, सही है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स प्लस केमिकल इक्वेशन दोनों को एक साथ पढ़ना चाहिए अगर आपको RRB का पेपर दे रहे हो तो, है ना। अच्छा खासा क्वेश्चन दोनों मिला के अच्छे से कॉन्सेप्ट पूछता है। अब देखो, अब इम्प्योरिटीज़ जो होते हैं वो ज़्यादातर सल्फाइड्स की फॉर्म में होंगे या फिर कार्बोनेट की फॉर्म में होंगे, है ना। अगर सल्फाइड की फॉर्म में हुए तो मैं उसको रिमूव करूंगा रोस्टिंग से। किससे करूंगा, रोस्टिंग से, मीडियम रिएक्टिव। अगर मेरे पास सल्फ जो आपके इम्प्योरिटीज़ हैं, जो गॉज मैट्रिक्स वगैरह है, वो कार्बोनेट की फॉर्म में है तो मैं करूँगा कैल्सिनेशन से। याद रखने का तरीका, C फॉर कार्बोनेट, C फॉर कैल्सिनेशन। तो सल्फाइड में क्या हो जाएगा, रोस्टिंग हो जाएगा। अब रोस्टिंग में क्या होता है, पहली बात तो मैं इसको हीट करूँगा लोअर देन इस मेल्टिंग पॉइंट से कम पे हीट करूँगा। पहला तो क्वेश्चन ये बनना चाहिए, अभी तक बना नहीं है, कभी बनेगा जरूर, कि रोस्टिंग में टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से अबव होता है या कम होता है, तो आपको याद रखना है कम होता है। ठीक है, अब इसमें प्रेजेंस होती है ऑक्सीजन की या फिर एयर की। अगर एयर की प्रेजेंस है तो आप बोलोगे रोस्टिंग हो रही है। अगर एयर की प्रेजेंस नहीं है ना, तो आपका कैल्सिनेशन हो रहा है। जो कैल्सिनेशन हो रहा है वो थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। ठीक है, ये वही आ गया, मैंने बोला ना केमिकल इक्वेशन, तो उसका वो आ गया। तो कैल्सिनेशन में थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, रोस्टिंग में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम उसको जला हीट करते हैं, लेकिन टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट से कम रखते हैं। ठीक है, अब रोस्टिंग देखते हैं। रोस्टिंग में किसके सल और होगा, वो होगा, क्या कहते हैं, इम्प्योरिटीज़ होगा सल्फाइड की फॉर्म में। तो मैंने इसको हीट करा, मुझे ऑक्सीजन मैंने हीट करी। अब क्या हुआ, तो Zn है वो किसके साथ मिल गया, ऑक्सीजन के साथ मिल गया। सल्फर जो है वो ऑक्सीजन के साथ चली गई, SO2 बन गया। अब मुझे देखो जिंक ऑक्साइड मिल गया, वापस से मुझे ऑक्साइड में मिल गया। ठीक है, अब मैं ऑक्साइड में को हटाने का मेरे पास तरीका है। क्या तरीका है, आगे पढ़ते हैं, कैल्सिनेशन पढ़ते हैं। कैल्सिनेशन में क्या होगा, ZnCO3 मतलब जिंक कार्बोनेट, इसको मैंने थर्मल डिकम्पोज करा। अब चैप्टर नंबर 1 में आता है 3 तरह के थर्मल डिकम्पोज होते हैं, या तो मैं इसको हीट कर दूंगा, या इलेक्ट्रिसिटी, या फिर क्या करते हैं तीसरा, फोटो, है ना। तो उनमें से एक तरीका लगेगा। ZnCO3 को मैंने डिकम्पोज करा तो क्या हुआ, Zn टूट गया, डिकम्पोज मतलब टूटना, ZnO में और CO2 में। जो CO2 गैस है वो तो बाहर हो गई, तो अभी किस में बन गया, ये भी ऑक्साइड में हो गया। अब देखो, रोस्टिंग में सल्फर होता है, कैल्सिनेशन में कार्बोनेट होता है। अब दोनों को मैंने कन्वर्ट कर दिया ऑक्साइड में। अब मेरे लिए ऑक्साइड ईजी है कि मैं ऑक्साइड्स में से ऑक्सीजन हटा दूँ। कैसे, अब मैं उसमें करूँगा स्मेल्टिंग। याद रखिएगा, स्मेल्टिंग का मतलब होता है कि मैं उसमें कार्बन मिला दूंगा। कार्बन की जगह कोक भी लिखा हुआ आ सकता है, कार्बन की जगह चारकोल भी लिखा हुआ आ सकता है, कि चारकोल मिला दूंगा। ठीक है, जैसे ही मैंने ऑक्साइड में चारकोल मिलाया तो जो कार्बन है वो ऑक्सीजन को ले लेगा और क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, मोनोऑक्साइड। क्या बना देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और जिंक मुझे अलग मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अगर मेरे पास जिंक में ऑक्साइड्स हैं तो मैं उसमें कोक मिला दूंगा, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्मेल्टिंग, या मिला दूंगा चारकोल या मिला दूंगा कार्बन। ठीक है, अब कुछ ऑक्साइड्स होते हैं जैसे क्रोमियम ऑक्साइड्स,
है ना, या फिर आयरन ऑक्साइड्स। ये कैसे निकलते हैं? ये निकलते हैं थर्मिट प्रोसेस से। आरआरबी इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मैकेनिकल जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनका वेल्डिंग में चैप्टर में आता है ये। तो अब देखो मिक्सचर ऑफ, और ये रेलवे में भी काम आता है तो और ज़्यादा पूछते हैं, मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स मेटल पाउडर, है ना। जो ऑक्साइड्स होते हैं और जो मेटल होता है उसको हमने एक स्टील क्रूशिबल मतलब एक बंद उसमें डिब्बे में ले लिया। अब क्या हुआ, जैसे मैंने आयरन ऑक्साइड ले लिया और एल्युमिनियम ले लिया, दोनों को मैंने बंद कर दिया स्टील के डिब्बे में। अब क्या हुआ, ध्यान से देखना, ये काम कहाँ पर करता है। ये रेलवे ट्रैक्स होते हैं, अब मान लो वहाँ पर दरार आ गई हल्की सी, इस ट्रैक, ये ट्रैक है आपका, इसमें एक हल्की सी दरार आ गई, तो उसमें क्या करा, हमने एक बॉक्स लिया स्टील का, उसके अंदर दोनों चीज़ डाली साथ में। अब याद रखना मिक्सचर डाला हमने बैरियम पेरोक्साइड का और मैग्नीशियम का। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक पूछा नहीं गया, इतना डीप गया नहीं है, लेकिन जाएगा जरूर एक दिन, तो क्या पता इसी बार चला जाए। तो इसमें मैंने Fe2O3 डाला प्लस एल्युमिनियम डाला, और मैंने इग्नाइट करने के लिए इसमें मैंने बैरियम पेरोक्साइड डाल दिया, है ना। और मैंने क्या डाल दिया, प्लस मैंने मैग्नीशियम भी डाल दिया। अब ये क्या करेंगे, बहुत अच्छे से इग्नाइट कर देंगे इसको, और उसमें से निकलेगी बहुत ज़्यादा हीट। जैसे ही हीट निकलेगी तो आयरन अलग हो जाएगा और एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ मिलकर एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देगा। ये जो आयरन अलग हुआ ये बहुत पिघला हुआ होगा, और ये जो दरार क्रैक आ रहा है इस क्रैक के अंदर भर जाएगा, और जैसे ही क्रैक के अंदर भर जाएगा तो जो रेलवे का ट्रैक है वो सही हो जाएगा। इसीलिए रेलवे में ऐसे यूज़ होता है, इसको इसको बोलते हैं थर्मिट वेल्डिंग या थर्मिट प्रोसेस। आगे समझ में? अच्छा, इसको एक और नाम होता है गोल्ड स्टिटमेंट प्रोसेस। क्या होता है? गोल्ड स्टिटमेंट प्रोसेस। ठीक है। अब एक होता है क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड में भी हम एल्युमिनियम मिलाते हैं। जैसे हम क्रोमियम में वो क्रोमियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम मिला देंगे तो क्रोमियम अलग हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा। क्रोमियम जो होता है ना वो आपका कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? कोरोजन रेजिस्टेंस। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि इससे जंग नहीं लगता है, इस मारे हमें क्रोमियम चाहिए होता है, तो हम वो भी थर्मिट प्रोसेस से ही निकालते हैं क्रोमियम को। तो याद रखना है क्रोमियम को अगर हमें निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है, तो भी हम थर्मिट प्रोसेस यूज़ करते हैं। ठीक है। तीसरा मेथड आता है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, जो होता है हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए। किसके लिए होता है? हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए, जैसे सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ। इसको हम कैसे निकालते हैं? अब देखो, जैसे सोडियम है, सोडियम किस में मिला होता है? नमक में मिला होता है, NaCl। अब NaCl को मैंने डाला मोल्टन स्टेट में। सबसे पहले तो याद रखना है NaCl जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। कब नहीं करता है ये याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। कब कंडक्ट नहीं करता है? व्हेन सॉलिड, जब वो सॉलिड में होता है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है, कब करता है? जब वो आपका लिक्विड फॉर्म में होता है या गैसियस फॉर्म में होता है या लिक्विड फॉर्म में लिखा होता है, ज़्यादातर लिक्विड फॉर्म में होता है, तो लिक्विड फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में, ऐसे लिख सकते हैं, मोल्टन फॉर्म में हो, है ना, तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। वरना आपका नमक जो है वो सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, ये दिमाग में डाल देना। अब मैंने क्या करा, मोल्टन NaCl है उसको मैंने बैटरी दे दी, बैटरी दे के इसको कर दिया। अब जैसे ही मैंने NaCl को तोड़ा तो Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। अब जो प्लस टर्मिनल है, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, प्लस वाले को एनोड, क्या बोलता हूँ? एनोड। और माइनस वाले को क्या बोलता हूँ? कैथोड। ठीक है। तो जो आपका Cl है वो किसी की साइड घुल जाएगा, यहाँ पर ऐसे चिपक जाएगा, Cl Cl Cl। और जो कैथोड है जो नेगेटिव वाला है, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? यहाँ पर Na Na Na। क्यों? कैथोड नेगेटिव होता है, Na प्लस होता है, तो ये ऐसे मिल जाएंगे, है ना, Na। फिर आप इसको क्या करोगे, बाहर निकालोगे, बाहर निकाल के इसको ऐसे घिस दोगे तो सोडियम सोडियम बाहर आ जाएगा। इस तरह से आपका सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, जिसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके बाद ये इक्वेशन लिखी हुई है, वो NaCl को हमने तोड़ दिया, Na प्लस Cl में Na जो है उसको इलेक्ट्रॉन मिल गए कैथोड से, क्योंकि कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसको मिल गए, तो वो Na हो गया आपका। और जो एनोड होता है उसको Cl जो माइनस में होता है उसको वहाँ से चले गए, तो Cl2 बन गई, गैस बन गई, क्लोरीन गैस। ठीक है। अब आता है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कि कोरोजन को कैसे प्रिवेंट करते हैं। देखो कुछ तरीके याद रखिएगा। पहला कोटिंग विद पेंट्स और ग्रीस को, पेंट से आपको उसको पेंट कर दो तो आपका लोहे में जंग नहीं लगेगा। दूसरा होता है एलोइंग। एलोइंग क्या होता है? आपका मिक्सचर होता है। क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक बात है। अच्छा, फिर आता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? जिंक मेटल, इसकी मैं पहले तो याद रखना, जिंक मेटल की किसकी कोटिंग करते हैं? जिंक मेटल की कोटिंग करते हैं। हमारे तो एक आपका अंगूठी है, आपने इसमें क्या करा, जिंक मेटल की कोटिंग कर दी, है ना। अब क्या हुआ, वो मेटल आपका कोरोड नहीं होगा क्योंकि जिंक आ गया। जिंक जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, वो ज़्यादातर ऑक्साइड्स में ज़्यादा जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है। फिर आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है? सेम ऊपर वाला तरीका, जो इलेक्ट्रोलाइटिक है ना वही इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। अब जैसे कि है, अब यहाँ पर सोडियम है ना, मैं सोडियम की जगह CuSO4 ले लूँगा, तो Cu अलग हो जाएगा, SO4 अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर Cu लग जाएगा। तो एक यहाँ पर रॉड ले ली, तो रॉड के ऊपर एक कोटिंग हो गई, किसकी कोटिंग हो गई? कॉपर की। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं बाय द हेल्प ऑफ
सिटी। एक तरीका होता है सैक्रिफाइसर प्रोटेक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है, एक ओपेरा हाउस नाम का है मॉन्यूमेंट, देखा होगा ऐसे लोटस टेम्पल जैसा हमारा, है ना? तो उसमें नीचे जो है वो समुद्र बना हुआ है, तो यहाँ पर एक कोरोड होता रहता है समुद्र की वजह से, तो जो मैग्नीशियम की प्लेट लग रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक और प्लेट लगा देते हैं नीचे, जिससे क्या होता है कि वो नीचे वाली घिसती रहती है ना? इसके ऊपर ऐसे पूरी पूरी कवर कर देते हैं, और ये हर साल बदल जाती है ना? तो हर साल ये घिस जाती है और बदल जाती है, तो ये अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है, जिससे ओपेरा हाउस के ऊपर जो प्लेट है ना वो बची रहे। तो इसको बोलते हैं सैक्रिफाइसल प्रोटेक्शन। अच्छा, एक दो चीज़ और याद रखना कि ब्रास जो होता है वो एलॉय होता है किसका, कॉपर और जिंक का। बहुत ज़्यादा आरआरबी पूछता रहता है, जब मन करता है कि उसके पास क्वेश्चन नहीं है तो वो यही क्वेश्चन ठोक देता है, ठीक है। तो और जो आपका ब्रॉन्ज मेटल होता है, जिसको बनते हैं वही मेटल बना है मिला है ब्रॉन्ज का, तो ब्रॉन्ज किसका मतलब है, सी यू मतलब कॉपर, और एस एन मतलब क्या होता है, टिन। तो कॉपर और टिन का होगा तो ब्रॉन्ज होगा, कॉपर और जिंक का होगा ब्रास होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लास 10th का कंप्लीट हो गया है पूरा पूरा। तो ये चैप्टर प्लस चैप्टर नंबर 1 जो है केमिकल इक्वेशन, ये दोनों एक साथ देखना, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन प्लस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल एंड नॉन मेटल, ये दोनों अगर आप एक साथ मिलके देखोगे ना, तो आपके केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आर में पूछे गए हैं तो बहुत सारे मतलब काफ़ी सॉल्व हो जाएंगे। मैंने कहा 100% हो जाएंगे पूरे पूरे, लेकिन हाँ एनसीईआरटी में इतने ही है तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। बाकी जो कुछ कॉन्सेप्ट है वो 9th क्लास के मिला के बनाए हुए हैं, तो वो जब मैं 9th क्लास की क्लासेस दूंगा ना, जो 9th क्लास के एनसीईआरटीज़ में वो चैप्टर कराऊंगा, तो उसमें कवर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका पूरा साइंस का कवर करा के ही जाऊँगा मैं, ठीक है, 2026 के लिए। तो ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू। बाकी आप, मैंने आपको बताया आप ये वाला ग्रुप मैं पिन कर दूंगा कि आप मेरा ये वाला ग्रुप है इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, 3000 लोग हैं इसमें, और इसमें मैं एमसीक्यूज़ वगैरह डालता रहता हूँ। बाकी हमारे पेड बैचेस चल रहे हैं, वो सब देखने हो तो वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की।